हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको मैं कुछ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 होने वाला है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊँगा आपको। मैं परीक्षा का जो आपका एनालिसिस है 2020 से लेकर 2023 में जो आपका नया कोर्स जो चेंज हुआ था, उसके अनुसार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना क्यों जरूरी है, टाइम टेबल आपको कितना टाइम टेबल आपका बनाना है, किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, और जो सोर्स हैं, जो भी सोर्स रहेगा आपका पढ़ने का, जो आपकी जो प्रीलिम्स का कोर्स है उसमें आपकी 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट को आप कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, कौन किस कोचिंग के आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा सोर्स के लिए, जिसमें मैं आपको सारे सोर्सेज बताऊंगा प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ मैं कुछ जानकारी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी दूंगा। तो चलिए देखते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारा जो ऑनलाइन फ्री कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। डेली आपके 2 लेक्चर की आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और आपका जो यूनिट 6 की कल से आपकी क्लास चालू हो रही है, यूनिट 6 आपको कल से पढ़ाई जाएगी। यूनिट 6 जो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था है, वो यूनिट के लेक्चर आपको कल से प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी यूनिट जो 3 है, मध्य प्रदेश का भूगोल, उसके भी लेक्चर आपको कल से डाले जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ उनको आपको उनके एमसीक्यू को भी कराए जाएंगे। और ये पूरा प्रीलिम्स का कोर्स आपके लिए निःशुल्क रहेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। आपको बस लेक्चर को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली करंट अफेयर के आपको नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर जितना भी आपका होता जाएगा वो सारा आपका कवर कराया जाएगा। और जितनी भी आपकी क्लास होंगी, जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीपीएससी में, उन सब का एनालिसिस करके बनाई गई होंगी, जिसमें आपके सारे जितने भी क्या कहते हैं आपके फैक्ट हैं एमपीपीएससी प्रीलिम से संबंधित, वो सारे कवर होंगे। जितने भी एरियाज़ हैं, जितने जितने चीज़ों को आपको पढ़ना है, वो सब कवर होंगे। और कई सारे सोर्सेस के बारे में आपको बताया गया कि यहाँ यहाँ से आपको पढ़ना है। और जो चीज़ें परंपरागत किताबों में नहीं हैं, जो एमपीपीएससी प्रीलिम से संबंधित जो किताबें चल रही हैं मार्केट में, उनमें नहीं हैं, लेकिन उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्रीलिम्स की क्लास को देख सकते हैं। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी प्री का एनालिसिस करना ज़रूरी है। 2020 से लेकर 2023 तक के पेपर का आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। जो आपकी प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर जो 10 यूनिट है, उनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, कितना क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आप हर बार देखोगे तो वो आपको किसी बुक से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो इन सब की आपको क्या करना है, बहुत ज़रूरी है इन सब का एनालिसिस करना कि कौन सी यूनिट कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी सरल है, कितने जल्दी उससे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। फिर आपको परीक्षा के पैटर्न को देखना है, ठीक है, कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा में कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सरल पेपर आ रहा है। यदि 2020 का प्रीलिम्स का पेपर हम छोड़ दें तो उसके बाद से 2021, 22, 23 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब चीज़ों को आपको देखना है। मैं आपका सिलेबस भी डिस्कशन कराऊंगा इस वीडियो में। सिलेबस में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों लगाना है, 2014 से 23 तक के, जो 2014 से 23 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको लगाना है प्रीवियस ईयर के। और क्यों लगाना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यदि आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन चाहिए है तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। साथ ही साथ मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से नोट्स से, कौन कौन सी किताब से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर या एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट है उनको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूट्यूब पर फ्री क्लास तो डालेंगे, आपको उसमें सारी चीज़ें कवर कराएंगी। जिस बुक में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जो जो जहाँ जहाँ से फैक्ट होंगे, वो सारे फैक्ट आपके लिए इकट्ठे करके आपके लिए लेक्चर बनाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बता भी दिया जाएगा कि कहाँ से आपको और पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको प्रीलिम्स का एनालिसिस रखा है,
ठीक है, कि 2020 से लेकर 2023 तक जो आपकी 10 यूनिट है उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, ठीक है। यदि आप देखो तो यूनिट 135 जो आपकी है, यूनिट 1 है आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। आपकी यूनिट 3 है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल, और जो आपका यूनिट 5 है वो है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये आपकी यूनिट है 135। इनसे यदि आप देखो तो 2020 का जो पहला पेपर था आपका नए कोर्स के हिसाब से, उसमें 34 क्वेश्चन आए थे। इसमें जो एमपी का जो करंट है वो भी शामिल है। 2021 का पेपर आप देखो तो 35 क्वेश्चन आए थे। 2022 का आपका पेपर देखो तो 33 क्वेश्चन आए थे, और 2023 के पेपर में 29 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इन 3 यूनिट से। तो ये पूरा एमपी का पोर्शन है आपका 135। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। एमपी के आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कल से आपकी लेक्चर चालू होंगे, तो आप उनके द्वारा आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका यूनिट 2 जो है वो है भारत का इतिहास। एमपीपीएससी में अभी तक इतिहास, जैसा कि एमपीपीएससी पूछता है, यदि इतिहास से क्वेश्चन वो पूछता है तो सरल पूछता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कठिन होते हैं जो किसी किताब से आपको नहीं मिलते हैं, तो इसको भी देखना है। इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 10 क्वेश्चन आप देखो तो 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आया है 2020 में, 10 क्वेश्चन 2023 में आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। यूनिट 4 जो आपकी है, आपकी यूनिट 4 है भारत एवं विश्व का भूगोल। इससे क्रमशः देखो आप 2020 में 11 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में भी 12 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 12 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 11 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और आपका जो यूनिट 4 है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोनों से लगभग एक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी इंडियन ज्योग्राफी 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कभी 4 क्वेश्चन हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। कभी इंडियन ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, कभी 5 दोनों से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ज्योग्राफी से। आपकी जो यूनिट 6 है वो आपकी कल से चालू होने वाली है पॉलिटी की। पॉलिटी की आप यूनिट 6 देखो तो उससे भी 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2023 में भी 12 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपकी यूनिट 6 में भारत की संविधान और शासन प्रणाली के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी दी गई, अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक दिए गए। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो आपकी थी वो 2020 में 2-3 नंबर की पूछी गई थी, और करंट से रिलेटेड वो पूछी गई थी, ठीक है ना। 2021 में भी 1-2 नंबर की आई, 2022 में भी ऐसी 1-2 नंबर की पूछी गई, 2023 में काफ़ी पूछ लिया, 4 नंबर की शायद पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस इकोनॉमी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 6 में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, हल्का ऊपर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 7 जो है एक अति महत्वपूर्ण यूनिट है, ठीक है। इससे यदि आप देखो 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में भी 11 क्वेश्चन आए थे, और काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि आप देखें तो वो काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। यूनिट 8 आप यदि देखते हैं तो यूनिट 8 जो है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, ठीक है ना। इसमें आपको एमपी का करंट भी पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको वर्ल्ड का करंट भी पढ़ना है, आपको नेशनल करंट भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको स्पोर्ट भी इसमें कवर करना है। तो इससे भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यूनिट 8 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, 2021 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 8 क्वेश्चन आए थे। फिर यदि हम यूनिट 10 की बात कर लें तो यूनिट 10 जो आपके हैं वो है आयोग। तो आयोग वाली यूनिट जो है बहुत सरल यूनिट है, लेकिन आयोग वाली यूनिट की दिक्कत ये है कि हमेशा भूलती है, ठीक है। तो आपको आपके प्रीलिम्स के पेपर के पहले पहले 2 दिन पहले भी आयोग को रिवाइज करके जाना है, नहीं तो वहाँ परीक्षा में आप इसको भूलोगे। क्योंकि सारे आयोग की जो संरचना है, कार्यकाल, इन सब में हम क्या करते हैं, इन सब में हमारा दिमाग उलझ जाता है, और पेपर में हम फिर सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यदि आप देखो तो 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आयोग वाली यूनिट से तो यदि हम कुल मिलाकर देखें तो सारी यूनिट जो आपकी हैं, सारी यूनिट को पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं जा सकते पेपर में। आप सोचो कि आप ये वाली यूनिट छोड़ दो, यूनिट 9 छोड़ दो, यूनिट 10 छोड़ दो, आप है ना, यूनिट 2 छोड़ दो, आप किसी भी यूनिट को आप कहते छोड़ के नहीं जा सकते। बस हाँ, इतना ज़रूर है कि आप तैयारी कर सकते हो इस हिसाब से कि कौन सी यूनिट पहले हमें सरल पड़ेगी, उस यूनिट से आने आना है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले एमपी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप देखो यूनिट 6 की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। यूनिट 10 आपको पहले बहुत ज़रूरी है पढ़ना। फिर आपको यूनिट 8 भी करना है, तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो वो सब आपको बताया जाएगा, जितने भी लेक्चर्स आपके लगेंगे। और जब आपका लेक्चर शुरू हुआ तो आपका जो
पर्टिकुलर जो आपका जो सब्जेक्ट चल रहा होगा, जिसका लेक्चर चल रहा होगा, उसका सिलेबस का भी डिस्कशन कराया जाएगा आपको, और प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन इन लेक्चर्स के माध्यम से आपके कवर किए जाएंगे। जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, अच्छे अच्छे एमसीक्यू जितने भी हैं, वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न, थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षा में किस बारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब यदि परीक्षा का पैटर्न देखो आप, तो 2020 का बस हमें एग्ज़ाम छोड़ दें। 2020 में थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम पूछ लिया था एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स का। यदि हम 2021 देखें, 2021 में सरल आया क्वेश्चन पेपर, 2022 में भी सरल क्वेश्चन पेपर आया, 2023 में भी सरल क्वेश्चन पेपर आया। यदि इन तीनों एग्ज़ाम को यदि हम देखते हैं, तो इसमें 75 क्वेश्चन तक, 75 क्वेश्चन जो आपके सरल हैं, बिल्कुल कोर्स से पूछे जाएंगे। जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कठिन रखे जाते हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो सबके 70, 72, 73, 74 आपको नंबर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए 75 प्लस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन आपको 75 प्लस, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 80 प्लस नंबर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए चाहिए है। आजकल जो एग्ज़ाम पूछे आ रहे हैं उसमें 75 के ऊपर ही आप सिलेक्शन की सोच सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तब आप सेफ हो जाते हैं 75 के ऊपर ही। तो मतलब आपको 75 के ऊपर क्वेश्चन सही करने हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2021, 22, 23 का यदि आप देखो, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी जैसा बिल्कुल भी पेपर नहीं आता है एमपीपीएससी। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी जैसा पेपर होता है, कंसेप्चुअल पेपर होता है। बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर नहीं होता, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, सीधा सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको पता है तो आप उस पेपर को अच्छे से कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें आपको इन लेक्चर्स के माध्यम से, जो हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर कराई जाएंगी। फिर यदि हम पाठ्यक्रम की बात कर लें, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम आयोग ने दिया हुआ है, यदि हम उसकी चर्चा कर लें, तो आपका यूनिट 1 जो आता है, आपकी यूनिट 1 जो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो मध्य प्रदेश का जितना भी एमपी का जो कल्चर है, ठीक है ना, जितने भी राजवंश हैं, जितनी भी ऐतिहासिक घटना है, जितनी भी गुफाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। यदि हम देखें इसे अच्छे तरीके से, तो देखो मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, जितने भी एमपी में राजवंश रहे उन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं उन सबको आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, और भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उन सब में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला को आपको पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियों को पढ़ना है आपको, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं मध्य प्रदेश में, जितनी भी बोलियाँ बोली जाती हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी हो गई, मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई, इन सबको आपको इसमें पढ़ना है। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, इन सबको आपको पढ़ना है। लोक साहित्य आप पढ़ोगे, लोक कलाएँ पढ़ोगे, आप लोक चित्रकला पढ़ोगे, आप लोक संगीत पढ़ोगे, आप लोक वाद्य यंत्र भी पढ़ोगे, आप लोक त्यौहार भी पढ़ोगे। तो इन सब चीज़ों को आपको इसमें कवर करना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, इनसे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पूरी यूनिट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एमपी के लिए। ये साथ साथ आपको मेंस में भी काम आएगी ये यूनिट जो पूरी आपकी है। तो इस बार भी आपने देखा होगा 2023 के प्रीलिम्स में मुकुल पूछी गई थी, मुकुल किसकी रचना है, यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो। सुमित्रा कुमारी चौहान जो थी कवियत्री थी, मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकार थी, उनकी कृति पूछी गई। तो इस प्रकार से कृति पूछी जाती, किसी साहित्यकार के गांव के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, वो किस गांव से संबंधित थे। किसी साहित्यकार ने कोई यदि समाचार का प्रकाशन किया है तो उसके बारे में पूछा जाता है। किसी साहित्यकार के नाम से कोई बिल्डिंग है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको मध्य प्रदेश की चित्रकार भी इसमें पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी भी इसमें पढ़ना है। जो जो नहीं लिखा है वो सारी चीज़ें एमपी के कल्चर में आपको पूरी कराई जाएंगी, ठीक है। और रिलीवेंट जो सोर्स हैं, अच्छे सोर्स जो हैं उनसे कराई जाएंगी, और कई सारे सोर्सेज को मिक्स करके आपके लिए संपूर्ण डाटा को इन लेक्चर्स के माध्यम से हम कराएंगे। फिर लास्ट में आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व भी पढ़ने हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जितनी भी जनजाति व्यक्तित्व हैं, जो भी प्रेजेंट में हैं, जो पुराने हैं, जो भी नेता रहे हैं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम से नहीं रहे हैं, जो जनजातियों से संबंधित है, या कोई बड़ी पोस्ट पर जो भी पहुंचा है एमपी से, जो जनजातियों से संबंधित है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। जिनको भी पद्मश्री मिला है या कोई भी अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, जनजाति व्यक्तित्व है वो, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में। यदि आप यूनिट सेकंड की बात करते हैं
तो यूनिट सेकंड जो आपका है वो है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास की कहानी ऐसी रही है एमपीपीएससी में कि यदि एमपीपीएससी भारत के इतिहास को पूछती है तो बहुत ही टफ पूछती है, जब भी पूछती है, ठीक है, तो बहुत टफ पूछेगी। तो टफ पूछेगी तो वो किसी से नहीं बनता है, वो किसी ना क्वेश्चन पे, ना वो किसी बुक से आता है ना कहीं से आता है, वो पता नहीं चलता वो कहाँ से क्वेश्चन देते हैं। बहुत ही अजीब से क्वेश्चन रहते हैं और ज़्यादातर टाइम वो सरल क्वेश्चन देते हैं भारत के इतिहास से, ठीक है। भारत के मध्यकालीन इतिहास से भी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आप देख रहे हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं एमपीपीएससी ने कई समय पे। यदि आप मेडिवल की बात करो तो मेडिवल में एमपीपीएससी का हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहा है किसी किताब के बारे में पूछना, ठीक है ना। कोई भी किताब या कोई भी कृति मेडिवल इंडिया से पूछना, जैसे तारीख फिरोजशाही हो गई, किसने लिखी है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है एमपीपीएससी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो सिलेबस में जो जो दिया है उन सबको तो पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको कवर कराया जाएगा अच्छे तरीके से और सारे सोर्सेज आपको बताए जाएंगे इसमें कि किस सोर्स से आपको पढ़ना है। यदि आप 2023 की बात करो तो ये आपकी जो यूनिट सेकंड है भारत का इतिहास है, तो उसमें जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। करीब 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं और 2 क्वेश्चन आपके थे एंशियंट हिस्ट्री से। मेडिएवल इस बार नहीं पूछी गई, ठीक है। कभी मेडिएवल पूछ लेगा, कभी मध्यकालीन भारत पूछ लेगा, आधुनिक नहीं पूछेगा, कभी एंशियंट पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत से जनरली क्वेश्चन अभी देखने को मिले हमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत का इतिहास। फिर आपकी यदि थर्ड यूनिट देखो तो मध्य प्रदेश का भूगोल, इससे बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो आपके 2020, 21, 22, 23 का जो प्रीलिम्स का पेपर है इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। यदि हम देखें तो इसमें हमें मध्य प्रदेश के वन को पढ़ना है, वनोपज को पढ़ना है, वन्य जीवों को पढ़ना है, नदियों को पढ़ना है, पर्वत को पढ़ना है, पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो जो भी पर्वत श्रृंखला है उन सबको पढ़ना है हमें, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन पिछले 2 बार से नदियों से क्वेश्चन पूछे आ रहा है, सहायक नदियाँ पूछी आ रही हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा इन लेक्चर्स के माध्यम से। यदि आप वन्य जीव देखो तो वन्य जीव से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, वनोपज से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, मध्य प्रदेश के वनों से भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु से भी क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के परिवहन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, इनसे भी आप क्वेश्चन देखोगे, इस बार भी क्वेश्चन आया था। और मध्य प्रदेश का कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, इन सारे जगह से आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपकी जो यूनिट 3 है वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इस बार 2023 में देखोगे आप तो यूनिट 3 से आपके 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। जो आपकी यूनिट 4 है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है ना। आपको इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है ना, इंडिया का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो जो जो आपके कोर्स में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश जो भारत के हैं उन सबको पढ़ना है आपको। भारत के वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, इन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक भूगोल को भी आपको देखना है। जनसंख्या संबंधी जननांगी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एमपी की जननांगी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और जो आपकी भारत की जननांगी 2011 की जनगणना है उससे क्वेश्चन लगातार पूछे आ रहे हैं। यदि आप आर्थिक भूगोल को देखो तो आपको प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, ये विश्व के भूगोल में आपको पढ़ना है, ठीक है। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, इन सबको आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और कई बार पूछा, यदि आपको प्रीवियस ईयर का एक मैं क्वेश्चन बताऊँ तो एटलस पर्वत पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पर्वत पूछे जा सकते हैं, कोई नदी पूछी जा सकती है, मीकांग रिवर पूछी गई थी एक बार। तो इस प्रकार से किसी महाद्वीप से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी महाद्वीप की कोई खान आपसे पूछी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, इन सारे लेक्चर्स को आपको कवर कराए जाएंगे, डिफरेंट सोर्सेज से कराए जाएंगे, डिफरेंट सोर्सेज को कंबाइंड करके आपको कराए जाएंगे अच्छे तरीके से। विश्व के प्राकृतिक संसाधन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से भी आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट 4 हो गई। यदि आप यूनिट 5 को देखो तो ये अगेन एमपी का पोर्सन है, ठीक है। और इस यूनिट का भी काफ़ी वेट है। यदि आप यूनिट 5 देखो तो यूनिट 5 में आपका जो आ पोर्सन है, मतलब पहला पोर्शन जो है वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था।
तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को यदि हम देखें तो 2020 का जो आपका प्रीलिम्स था और 2021 का जो आपको प्रीलिम्स था, ठीक है ना, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था थे, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यदि आप इसी चीज़ को फिर से देखें तो 2022 और 23 में बिल्कुल सरल ही क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो MPPSC की ऐसी कहानी है कि वो किसी एक यूनिट को पूछता है, एक बार पूछ सकता है, 2 बार पूछ सकता है, फिर उसके बाद में वो किसी दूसरी यूनिट को उठाता है, फिर दूसरी यूनिट को टप करता है। तो हमें जब भी तैयारी करनी है तो हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है कि हम दोनों प्रकार से तरीके से तैयार रहें। कि यदि कोई सरल क्वेश्चन आएगा इस पोर्शन से तो उस क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही करेंगे, सब करेंगे उसको। यदि कोई कठिन क्वेश्चन भी आएगा तो वो क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो सारे राज्यपाल आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताया जाएगा, MP के मुख्यमंत्री रहे, मंत्रिपरिषद के बारे में आपको बताएगा, विधानसभा कब स्थापित हुई थी MP की वो आपको बताएगा, उच्च न्यायालय के बारे में आपको बताएगा, उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो सब आपको बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश के जितने भी न्यायाधीश रहे उन सब के बारे में आपको बताया गया, वो कहाँ कहाँ न्यायाधीश रहे हैं, किस किस स्टेट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कितने मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, कितने हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश के जो न्यायाधीश जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ आपकी इस यूनिट में है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। ये भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप 2022 के पेपर देखोगे तो पूछा गया था ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं कि मध्य प्रदेश का नगर निगम, पहला नगर निगम कौन सा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत डीप में बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। यदि आप राज्य की अर्थव्यवस्था देखोगे तो उसमें मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना को आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन 2020 से लेकर अभी तक 2023 तक के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ना है। जो मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास है इसको भी आपको देखना है। इन्वेस्टर सबमिट वगैरह जो पूछी जाती हैं पेपर में वो यही चीज़ें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी उद्योग हैं, जितने भी आपके उद्योग हैं, मोटर वाहन उद्योग हो गया, दिया सिलाई उद्योग हो गया, आपका कोई भी उद्योग है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना हो गया जो मंडीदीप रायसेन में है, जितने भी आपके छाता उद्योग जो महू में हो गया, जितने भी आपके उद्योग हैं वो सारे उद्योग आपको इसमें पढ़ना है। फिर साथ में आपको मध्य प्रदेश की जातियाँ, ठीक है, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना। तो राज्य की जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है ये पुरानी से लेकर जो अभी नई में वर्तमान में लाडली बहना तक आपसे पूछी जा सकती है। 2021 के पेपर में लाडली बहना योजना वो पूछ लिया गया था, ठीक है ना। और जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं, चरण पादुका योजना हो गई या कोई भी हो गई, ठीक है, तो वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे इस बार आपसे पूछी गई थी टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना, ठीक है ना। तो टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना जो थी उसके उद्देश्य आपसे पूछे गए थे। आप 2023 का पेपर देखना, आप जो अभी देख कर आए हो, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो इस प्रकार से आपसे योजनाएं पूछी जा सकती हैं। जितनी भी MP की पुरानी योजनाएं हैं और जितनी भी नई योजनाएं हैं उन सबको आपको करना है और सारी आपको लेक्चर्स के माध्यम से कवर कराएंगे। एक एक योजना अच्छे तरीके से आप सबको पढ़ाई जाएगी कि जिससे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो आपसे बन जाए। फिर हम देखते हैं हमारा जो यूनिट 6 जो है, ठीक है ना, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपको पूरा पढ़ना है और भारत की अर्थव्यवस्था को इसमें आपको पढ़ना है, जो जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो यूनिट 6 है वो चालू होती है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935। इन 2 अधिनियमों को आपको प्रमुखता से पढ़ना है। इसके पहले भी कुछ अधिनियम थे, उन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उनको इतना डीप में नहीं पढ़ना। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आपसे प्रमुखता से पूछा जाएगा। संविधान सभा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछना है। इस बार क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान हो 2023 में, कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपको संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी आपको पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन आया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था को भी आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और जितने भी संविधान संशोधन है उन सारे संविधान संशोधन को आपको अच्छे तरीके से देखना है, कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन हैं, ठीक है ना। इस बार भी काफ़ी पूछे गए थे। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा, जैसे भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया, ठीक है ना। नगर पालिका कानून
किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे या उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आप देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो औद्योगिक विकास हो गया आपका, विदेशी व्यापार हो गया, आयात निर्यात हो गया, और जितनी भी आपकी वित्तीय संस्थाएं, इन सब से अब इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, सेबी, एनएसई, बैंक वित्तीय संस्थान, कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी यूनिट 6 में। और इसका लेक्चर आपके कल से चालू हो रहे हैं यूनिट 6 के। फिर यदि आप देखो तो विज्ञान एवं पर्यावरण की यूनिट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ना है। यदि इससे कोई भी कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके साथ साथ किसी से नहीं बनेगा। ठीक है ना, उसका ज़्यादा, इस यूनिट का ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, पिछले 4 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, शायद ये एक क्वेश्चन आया हो, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। भारत की जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है उनकी उपलब्धियाँ हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपकी जो परंपरागत किताबें हैं उनमें वैज्ञानिक संस्थान जो आपके हैं, जो प्रमुख हैं, इसरो, DRDO वगैरह हो गए, यही दिए हुए हैं। हम आपको लेक्चर्स के माध्यम से सारे वैज्ञानिक संस्थान जितने भी हैं वो सारे कवर कराएंगे, जो आपको और किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, पर्यावरण और जैव विविधता से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये आपको करना करना है। परिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ना है, ये सब पर्यावरण का बातें हैं। पोषक आहार, पोषक तत्व को आपको पढ़ना है। मानव शरीर संरचना से पिछले 2 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2022 और 2023 में नहीं पूछा गया शायद। कृषि उत्पाद तकनीक जो है इसको भी आपको करना है। खाद्य प्रसंस्करण को करना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इनसे भी करना है। ये अगेन पर्यावरण का भाग है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर की जाएंगी। इसके आपके सोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उन सारे यूनिट के सोर्स के लिए आपको कहाँ कहाँ से आप कौन कौन सी चीज़ कवर कर सकते हैं। यदि हम अगली यूनिट देखें तो आपकी है यूनिट 8, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ। ठीक है, तो आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं खेल पुरस्कारों को आपको इसमें देखना है। तो आपको इसमें आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना है, आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ना है। साथ ही साथ आपको MP का करंट अफेयर भी इस यूनिट में कवर करना है। ठीक है, और जो स्पोर्ट है उस स्पोर्ट को जो जो लिखा है उसको तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा उसको डीप भी पढ़ना है। जैसे भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएँ लिखी हैं तो इनको हमें पढ़ना है। हमें वर्ल्ड की खेल संस्थाएं भी देखनी पड़ेंगी, उनकी हेडक्वार्टर देखने पड़ेंगे। खेल प्रतियोगिताएं जो लिखी हैं हमें विश्व की भी पढ़नी पड़ेंगी, मध्य प्रदेश और इंडिया की तो पढ़नी है। ठीक है ना, पुरस्कार जो लिखे हुए हैं वो मध्य प्रदेश और इंडिया के पढ़ने हैं, विश्व के भी देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो बहुत सारे कप जो होते हैं, ठीक है ना, कप या ट्रॉफी होती है विभिन्न खेलों से संबंधित, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न खेलों से संबंधित जो टेक्निकल शब्दावलियाँ होती हैं उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी डीप में नॉलेज दी जाएगी, डीप में आपको लेक्चर अटेंड किए जाएंगे। यदि आप इस बार देखोगे तो इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, ठीक है ना, तो उसकी जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी उसकी कुछ खिलाड़ी दी गई थी, उनमें से आपको चूज़ करना था कि इसमें से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला टीम में, महिला हॉकी टीम में शामिल रही। ठीक है, तो उसका उपयुक्त सभी उसका आंसर था सही। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे आ रहे हैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था। ठीक है ना, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 2023 में, समझ रहे आप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो इतना लिखा है केवल इतना ही अकेला नहीं पढ़ना है, इसको हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट में, स्पोर्ट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर बार प्रीलिम्स में, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी अच्छे तरीके से। हर खेल का हम देखेंगे, हर खेल की टेक्निकल शब्दावलियों को देखेंगे हम, साथ ही साथ उससे संबंधित स्टेडियम देखेंगे हम, उसके जो प्रमुख खिलाड़ी होंगे मध्य प्रदेश के, इंडिया के, वर्ल्ड के, उन सबको देखेंगे हम। जितने भी कप होते हैं, जितनी भी ट्रॉफी होती है, उन सबको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ विभिन्न खेलों के ग्राउंड, ठीक है ना, उनकी का ग्राउंड कितना होता है, उसकी गेंद का भार कितना होता है, क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। फिर यदि आप देखो यूनिट 9, तो यूनिट 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इस बार 2023 में बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए थे, सरल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ से जो जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको हम लोग कवर कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आपको इसका सोर्स भी बता दिया जाएगा किस किताब से आप इसको पढ़ सकते हो।
इलेक्ट्रॉनिकी को पढ़ना है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ना है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना है, ई गवर्नेंस को पढ़ना है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट को पढ़ना है, ई कॉमर्स को पढ़ना है। और इन सबसे रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर होगा, जो करंट में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे अच्छी मैगजीन में, वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो ये हो गया आपका यूनिट 9 का। ठीक है। यदि आपका यूनिट 10 देखें तो इसमें आयोग है, बहुत ही सरल यूनिट है ये, और इसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, बशर्ते आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, और आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले भी आपको इस यूनिट को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ये यूनिट भूलती है। ठीक है ना। तो इसमें यदि आप देखो तो भारत का निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है। तो इन सब को आपको सरल तरीके से कराएगा। यदि आप देखो बाल संरक्षण आयोग भी है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, खाद्य संरक्षण आयोग है। और साथ साथ इन सबसे रिलेटेड जो भी करंट होगा, करंट में इनसे रिलेटेड कोई योजना होगी या कोई न्यूज होगी, एनजीटी से संबंधित, एनजीटी ने कोई न्यायिक निर्णय दिया हुआ या फिर इनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी होगी, वो सब चीज़ें आपको अपडेट कराई जाएंगी, सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका होगा सिलेबस। यदि हम देखें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, 2014 से आप देखोगे और 2023 तक के आप क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व कर लोगे, हम लोग भी कराएंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर आपके सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कराएंगे। यदि आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तैयारी के पहले आप लगाते हो, तो इससे आपको क्या होता है, एमपीपीएससी के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है कि एमपीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल तक के हमें लगाने हैं। हमें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चनों में नहीं घुसना है, हमें फैक्चुअल ही रहना है। ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, एक ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है ना। और वो ओवरव्यू के साथ साथ तो हम लोग लेक्चर बना रहे हैं, साथ साथ यदि आप खुद भी करोगे, यदि आप खुद भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको एमपीपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छी मदद मिलेगी, और आपका माइंड सेट डेवलप होगा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस की रिवाइज होने की संभावना होती है, फिर से आने की संभावना होती है, कुछ क्वेश्चन की वो फिर से आ सकते हैं। ठीक है ना। मतलब आपने कोई 2015 का पेपर पढ़ा, 2015 के पेपर का आपने, प्रीलिम्स का पेपर का आपने कोई क्वेश्चन देखा, वो आपको 2024 के प्रीलिम्स में भी आ सकता है, या उससे रिलेटेड या वैसे ही क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, और यदि आप खुद से भी करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। फिर यदि आप देखें टाइम टेबल, तो देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, अपने आप में काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, एमपी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यदि आप देखा जाए। तो आपको और चीज़ों को छोड़ के अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा स्टडी का, और आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। और टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे सोना है। ठीक है ना। साथ साथ आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहना है, जिससे आप स्वस्थ रहो। ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी बनाई रहनी है। यदि आप प्रीलिम्स का जो कोर्स है, प्रीलिम्स की जो तैयारी, यदि आप उसको महत्व दोगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको जी जान से लगना पड़ेगा। और टफ से टफ होता जा रहा है एग्ज़ाम। यदि आप देखो कट ऑफ निकालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है। पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, और थोड़ा सा पेपर टिल्ट होता है, थोड़ा सा घुमा देता है एमपीपीएससी हर बार पेपर को, और बच्चे क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कोई 1 नंबर से होता है, कोई 2 नंबर से होता है, कोई 3 नंबर से होता है। तो इस प्रकार से बच्चे बाहर हो रहे हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो आपको एक निश्चित टाइम टेबल अपना बनाना है दिन भर में, कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, फिर शाम को उठ के थोड़ा घूमने जाएंगे, और थोड़ा बहुत घूमना भी है। संडे के दिन आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो। ठीक है। हफ्ते में आपको 6 दिन पढ़ने हैं। ठीक है। हर इंसान का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। यदि हम हफ्ते के 7 दिन को देखें, तो 7 दिन में आप 6 दिन पढ़ सकते हो। जो आपका संडे का दिन है, संडे के दिन आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, कोई टेस्ट लगा सकते हो, उतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हफ्ते के जो 6 दिन है, उनमें आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो लोग क्या कहते हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं,
वो यदि रोज़ 5 से 6 घंटे भी निकाल लेते हैं तो 5 से 6 घंटे में उनका हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप टाइम टेबल बना के नहीं चलोगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और इन सारी यूनिट जो आपको मैंने बताई 10 यूनिट, इनको पढ़ने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो होता है वो एक दिन में 5 यूनिट पढ़ता है, मतलब 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है ना। 5 यूनिट वो पढ़ता है एक दिन में, प्रतिदिन वो 5 यूनिट पढ़ता है। कोई एक दिन में 2 यूनिट पढ़ता है, कोई एक दिन में 1 यूनिट पढ़ता है, मतलब वो पहले 1 यूनिट को कवर करता है। जैसे उसने यूनिट 1 उठा ली, ठीक है ना, तो यूनिट 1 को वो 6 से 7 दिन में कवर कर लेगा या 10 दिन में कवर कर लेगा। फिर उसके बाद में अगली यूनिट उठाएगा, यूनिट 2 उठाएगा, ठीक है ना। अब वो आपको फिर वो अगली यूनिट को पढ़ेगा, 5 दिन में उसको कवर करेगा। तो इस प्रकार से कई लोग करते हैं। कई लोग यूनिट 1 पढ़ते हैं, साथ साथ यूनिट 2 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट 2 भी उनकी चल रही होती है, यूनिट 3 भी पढ़ते हैं। वो 1 घंटा वो रोज का आयोग को भी दे देते हैं, जो आपको यूनिट 10 है। तो इस प्रकार से भी करते हैं लोग बाग। तो आपको जिस प्रकार में आपको सूटेबल है उस प्रकार से आपको करना है। यूट्यूब पर जो आपके लेक्चर रहेंगे वो 2-2 क्लास करके आपके चलेंगे, मतलब 2-2 यूनिट आपको कराई जाएगी। जैसे आपसे आपकी कल से यूनिट 6 चालू हो रही है, यूनिट 3 भी आपकी चालू हो रही है, कल या परसों से यूनिट 3 आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट 3 में आपका जो एमपी का भूगोल है वो आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी यूनिट 6 है उसमें इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है, वो सारी आपको कराई जाएंगी। और इन सारी यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए जाएंगे। जितने अच्छे एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। और इन सारी यूनिट्स जो आपको यूट्यूब के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनकी आपको लेक्चर कराए जाएंगे, पूरा कोर्स कराया जाएगा, वो सारा एनालिसिस बेस्ड है। पूरा एनालिसिस किया गया है एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, उसके पैटर्न का, उसके हिसाब से आपको कराए जाएंगे। तो यदि हम अगला देखते हैं तो टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो टेस्ट सीरीज लगाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप नहीं चाहो तो आप मार्केट से आके टेस्ट सीरीज मिलती हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन मिल जाती है टेस्ट सीरीज, तो खरीद लो। 300-400 रुपये में आपको कोई भी टेस्ट सीरीज दे देगा। तो रोज़ का एक टेस्ट संडे के दिन आप लगाना चालू करो, ठीक है ना। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जब पढ़ लो 1-2 यूनिट पढ़ लो, उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाओ। तो इससे क्या होगा, जो आप कुछ सिली मिस्टेक करते हो क्वेश्चन पेपर में, कई बार जाके आप गलत गोले भर देते हो। आपको पता है जो आंसर सीट आपकी आती है वो इस प्रकार से आती है, आपके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, फिर लिखा रहता है पहला क्वेश्चन, फिर लिखा रहता है दूसरा क्वेश्चन, फिर इस प्रकार से गोले बने रहते हैं, ठीक है ना। ये ABCD, इन गोलों को इस प्रकार से पूरा कवर करना पड़ता है, ठीक है ना, पेन से। तो इनमें भी हम मिस्टेक करते हैं। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, गोले भरने की प्रैक्टिस है। जो पहली बार दे रहा है उनके लिए गोले भरने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरा 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 आपकी तैयारी का असेसमेंट हो जाता है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज में जो आप जितने भी नंबर आपके आए, जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करो, उसको आप फाइनल मत समझ लेना। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है वो एमपीपीएससी की एक्चुअल परीक्षा से बहुत डिफरेंट होती है। एमपीपीएससी का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही अलग आता है, ठीक है ना। और जो आपकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है ना, वो अलग लेवल से बनाए जाते हैं। एमपीपीएससी लेवल को कोई भी किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज नहीं पकड़ पाती। हर बार वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। कभी यूनिट 1 से अच्छा पूछ लेंगे पेपर, कभी यूनिट 2 से पूछ लेंगे, कभी यूनिट 3 को अच्छे पूछ लेंगे, टफ पूछ लेंगे। तो वो घुमा घुमा के पेपर आपको देते हैं। तो कोई भी जो आपकी टेस्ट सीरीज है किसी भी कोचिंग की है, उससे आपके टेस्ट के में जितने भी नंबर आपको मिलते हैं उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ना ही मोटिवेट बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है ना। अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छी बात है, यदि आपके ख़राब नंबर आते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज एक्चुअल पेपर नहीं है। बस उससे क्या होता है कि हम हमारी तैयारी का थोड़ा सा असेसमेंट कर लेते हैं। साथ ही साथ जो कुछ नए फैक्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना। और साथ साथ क्या रहता है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है गोला भरने की, मतलब वहाँ जो OMR सीट मिलती है उसमें जो आपके गोले दिए होते हैं, ठीक है ना, ये भरने की आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाती है। साथ ही साथ आपकी 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है, किस प्रकार से आपको बैठना है, ठीक है ना। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभार, यदि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाओ तो शायद ही 1 या 2 या 3 क्वेश्चन शायद ही करंट के हो गए या यूनिट 9 का हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आपको पेपर में देखने को मिले। तो ये है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है। आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी कौन से फैक्ट आने हैं कौन से नहीं आने हैं।
आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप फैक्ट पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करोगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, एक माइंड सेट बन जाएगा। तो वहाँ पर आप जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा के भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तो आपको वो याद रहेगा। तो टेस्ट सीरीज करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज को आप देख लेना, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही आप अपने घर पर भी टेस्ट सीरीज खरीद कर ला सकते हो, संडे के संडे एक टेस्ट आप लगा सकते हो किसी भी यूनिट का। तो ये आज का आपका लेक्चर था, ठीक है ना। कल से आपकी जो लेक्चर हैं, जो आपके यूनिट के लेक्चर हैं, वो सब आपके चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको MCQ भी कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको करंट के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और जो अच्छी मैगजीन्स में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको सोर्स भी बताएगा हर यूनिट का। और जो चीज़ें अलग अलग किताबों में अच्छी होगी उन सबको एक साथ जोड़कर आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। और पूरा एनालिसिस करके आपको पूरा लेक्चर बनाया जाएगा, पूरा लेक्चर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जितनी भी PDF होंगी वो सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। टेलीग्राम की लिंक और यूट्यूब चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे थोड़ा बहुत हम लोग को भी मोटिवेशन हो। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, जो अभी ऑनलाइन कोर्स आप परचेस कर रहे हो प्रीलिम्स का, या ऑफलाइन आप किसी भी कोचिंग का कर रहे हो, चाहे वो इंदौर की हो चाहे भोपाल की हो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, उन सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा इस कोर्स से होने वाला है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री डलेगा। यूट्यूब पे आप उसको बिल्कुल फ्री पढ़ोगे। आप विभिन्न कोचिंग की कहीं 3,999 रुपये में, कहीं 4,000 रुपये में आप जो प्रीलिम्स का कोर्स करने वाले हो, उन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस कोर्स से होने वाला है। आप खुद इसमें फ़र्क महसूस करोगे। कल से आपकी जो यूनिट 6 है और जो यूनिट 3 है MP का भूगोल, ठीक है ना, उसके आपके लेक्चर डलना चालू होंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।